डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से पाकिस्तान स्टडी 9th क्लास पेपर 1 2024 को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है, द स्टडी ऑफ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइमरीली इनेबल स्टूडेंट टू बिकम अ बेटर। अगर हम स्टडी करते हैं क्रिएशन, किस तरह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ और डेवलप किस तरह से हुआ, तो इससे जो स्टूडेंट हैं वो क्या बेहतर बन सकते हैं। एक सिटीज़न बेहतर बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन या साइकोलॉजिस्ट। तो एक बेहतर सिटीज़न जो हैं वो बन सकते हैं। ये ऑप्शन जो है आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 2 पे मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजियस और कास्ट और क्रीड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट। यानी कि आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, चाहे आप अपनी मस्जिदों में जाएँ, चाहे मंदिरों में जाएँ, या आप किसी भी इबादतगाह में इबादत करें, उसका जो है स्टेट से कोई भी आपके लेना देना नहीं होगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थी, उनकी ये एक तकरीर थी जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में डिलीवर की थी। तो जो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एक विज़न दिया गया है यहाँ पे, ये जो विज़न है वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो किस टाइप के स्टेट का विज़न है, मतलब किस तरह की वो हुकूमत जो है वो कायम करना चाह रहे थे। फेडरल स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट या थियोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक स्टेट। तो बेसिकली ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जिसका ये विज़न दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल फ्री हैं और आपका मज़हब और जो स्टेट है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी करें, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन। यानी कि इंडिया जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स इसमें रहते हैं और जो कि डिफरेंट रेसेस के हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और डिफरेंट इनकी जो मज़हब हैं। Their behavior is not at all determined by a common race consciousness. Even the Hindus do not form a homogeneous group. यानी कि इवन हिंदू भी जो हैं वो डिफरेंट मैनी टाइप्स के हैं। द गिवन स्टेटमेंट बाय लामा इकबाल एट हिज अलाहाबाद एड्रेस 1930 वाज टू जस्टिफाई द मोटिव बिहाइंड। इस स्टेटमेंट में लामा इकबाल जो हैं वो अपना क्या मोटिव देना चाह रहे हैं? प्रमोशन ऑफ इस्लाम करना चाह रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम की हिमायत कर रहे हैं, या डिमांड ऑफ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम, या एम्फेसिस ऑन होमोजेनिटी ऑफ इंडियन नेशन। तो एम्फेसिस होमोजेनिटी पे तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि डिफरेंट हैं सब। तो सी जो है डिमांड कर रहे हैं सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम के सब लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उनका मज़हब, उनकी ज़ुबानें, उनकी कास्ट सिस्टम अलग अलग हैं, तो एक अलग मुल्क होना चाहिए। डिमांड ऑफ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम, सी ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू है। फोर्थ एमसीक्यू को देखें। इसमें पूछा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग इंडियन मुस्लिम टूवर्ड्स द। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का एक मकसद ये भी था कि वो प्रमोट करे फीलिंग लॉयल्टी की इंडियन मुस्लिम के अंदर। किसके लॉयल्टी की? मुस्लिम लीडर्स की, हिंदू पॉपुलेशन की, गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, या माइनॉरिटीज़ की? तो गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो मुसलमानों के ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, पेचीदा थे। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है। अब हम फिफ्थ एमसीक्यू पे मूव करते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश परस्पेक्टिव द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज डन इन ऑर्डर टू। ब्रिटिश ने जो 1905 में पार्टीशन की थी बंगाल की, इसकी क्या वो वजह देते थे? प्रमोट हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुओं की नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, या क्रिएट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, या प्रमोट टू नेशन थ्योरी, या इंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो उनका नैरेटिव था, ब्रिटिश ने जो बंगाल को तकसीम किया था उसका एक ही था कि इतना बड़ा स्टेट है, लार्ज स्टेट है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो इजी नहीं है, तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि थोड़ा सा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो डी ऑप्शन जो है वो फिफ्थ का ट्रू है। डी ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है।
नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ नंबर 6 पे। 6th MCQ में पूछा जा रहा है, इन 1939 द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम ऑल प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। 1939 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था अपनी तमाम मिनिस्ट्रीज से, वो किसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट यानी किसके ख़िलाफ़ एहतजाज में किया था? फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस के फेलियर के लिए, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन के लिए, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 जून प्लान, या डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वार 2। तो बेसिकली डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जब हुकूमत ने बताया कि वो इंडिया जो है वो भी वर्ल्ड वार 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उन्होंने इसमें हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए कि वो जो है वो हमारे हवाले इंडिया करके छोड़ जाएं, इस पे जो है उन्होंने ये रिज़ाइंस दिए थे। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब 7th MCQ को देखें। इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस स्टांस एंड एडवोकेटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड विद इन यूनाइटेड इंडिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम इन 1940। यानी कि पहले जो थे वो कायदे आज़म का ये नैरेटिव नहीं था, वो भी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने डिमांड की सेपरेट जो है होमलैंड के लिए, मुसलमानों के लिए। इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो क्या था, उनका जो ख्याल चेंज हुआ उसकी क्या वजह है? हिज कंसर्न टुवर्ड द इम्पोजिशन ऑफ हिंदू राज, a result of economic grievance of Indian, his desire for personal political power, a reaction to international pressure। तो बेसिकली वो जो कंसर्न था उनका टुवर्ड द इम्पोजिशन ऑफ हिंदू राज, इसकी वजह से उन्होंने सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम जो है 1940 में डिमांड किया था। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 8th MCQ पे मूव करते हैं। 8th MCQ में पूछा जा रहा है, द रिजल्ट of general election 1945-1946 influenced the transfer of power to local by the British because the। जो 1945-46 के इलेक्शन थे उनमें ट्रांसफ़र जो था पावर का वो लोकल के पास जा रहा था ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि इसकी क्या वजह थी, आपने इसकी वजह एक्सप्लेन करनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अनएबल टू विन सीट इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, Red Shirts and All India Muslim League boycott the result of election, Unionist Party was able to replace the Indian National Congress in Punjab, या All India Muslim League was able to win majority of Muslim seat। तो इसकी वजह ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसने 1945-46 इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स जो थी मुस्लिम की वो विन कर ली थी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 9th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, द पर्पज़ ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 इनिशिएटेड बाय मोहनदास गांधी वाज टू। 1942 में जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी ने, उसकी क्या पर्पज़ था? एक्सपोज द वीकनेस ऑफ ब्रिटिश, पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, टेक इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, मेक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो बेसिक क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मतलब ये है कि इंडिया को छोड़ दो, यानी कि इंडिया से इंडिया जो को इंडिपेंडेंट दे दें ब्रिटिश और उसको छोड़ के चले जाएं। तो सी ऑप्शन जो है टेक इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये ट्रू है हमारे पास, इसको मार्क कर लें। अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 10 है, कायदे आज़म टुक अ स्टैंड इन द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 दैट अ नॉन लीग मुस्लिम शुड नॉट बी पार्ट ऑफ प्रोपोज्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो एक मसला ये बना था कि हिंदुओं की जो जमात थी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी वो कहती थी कि हम मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक मुसलमान जो है वो हम रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेंगे जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। लेकिन कायदे आज़म ने इस पे जो है वो कह दिया था कि साफ साफ कह दिया था कि नहीं, मुसलमानों की एक ही रिप्रेजेंटेटिव जमात है मुस्लिम लीग, और वही जो है वो तमाम मुस्लिम नॉमिनेट करेगी। इसके पीछे जो रीज़न था हमने वो बताना है। द रीज़न बिहाइंड द स्टांस वाज द ही बिलीव दैट मुस्लिम लीग ओनली हैड द राइट टू रिप्रेजेंट। इसके पीछे क्या था स्टांस कि मुस्लिम लीग ही क्यों रिप्रेजेंट जो है वो उसी के पास क्यों राइट है रिप्रेजेंट करने का मुस्लिम्स को।
द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ऑल minority ऑफ इंडिया बोथ हिंदू मुस्लिम, द मुस्लिम लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट्स। तो जो मुस्लिम लीग था उसके वो तमाम मुसलमान इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। उनका बिलीव यही था कि दैट द मुस्लिम लीग ओनली हैड द राइट टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तमाम जो मुसलमान हैं इंडिया का उनको रिप्रेजेंट करने का राइट है। 11th है द जियोग्राफिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान इन 1947 वाज द कंट्री हैड। कंट्री के पास जो थी जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से पाकिस्तान को मेन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो क्या थी? तो जो मेन प्रॉब्लम थी, टू डिस्टिंक्ट टेरिटरीज विद द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन रिफ्यूजीज़ का जो है आपको पता है जियोग्राफिकल प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं बन रहा। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल का भी नहीं है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ का भी नहीं है। ये जो दो बंगाल जो है, अब ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो थे दो जो उस वक्त सूबे, ये इनके दरमियान में इतना फासला जो है ये मेन प्रॉब्लम थी, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम मेन जो है ये बनती है ए ऑप्शन, इसमें जो है आपने मार्क करना है। नेक्स्ट अब हम 12th MCQ को देखते हैं। 12th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है 1947 द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू इंडिया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि 1947 में किस स्टेट के रूलर ने ये डिसाइड किया था कि वो इंडिया को ज्वाइन करेगा और जबकि उसकी पॉपुलेशन ये नहीं चाहती थी। तो इसमें आपको पता है मसला कश्मीर जो अब तक चल रहा है, कश्मीर का जो राजा था उसने डिसाइड किया था कि मैंने इंडिया के साथ अलहाक करना है, जबकि उसकी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, वो खुद जो था वो हिंदू था और पॉपुलेशन ये नहीं चाहती थी। तो ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है। 13th MCQ को देखें, द कंट्री दैट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमने हमसाया ममालिक के बारे में बताना है, कौन सा कंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसको आपने मार्क कर लेना है। आपको बाकी ममालिक की भी जो है लोकेशन, हमसाया ममालिक की भी लोकेशन पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड ज़रूर MCQ आ जाता है। ईरान, इंडिया, अफ़गानिस्तान जो हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 14th MCQ पे। इसका मैं बता भी देता हूँ, इंडिया जो है वो ईस्ट पे है, याद रखना है आपने। ये MCQ भी आ सकता है, इंडिया ईस्ट पे है। इसी तरह अफ़गानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट पे है और NW में लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम ईरान की बात करें तो वो वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट पे आपको बता दिया है चाइना। और इंडिया कहाँ पे है? ईस्ट पे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQ इनके बारे में आ जाता है मोस्टली। नेक्स्ट 14th MCQ को अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमें एक मैप दिया गया है और उसके ऊपर जो है वो मार्किंग की गई है पाकिस्तान के बारे में। ऑन द गिवन मैप ऑफ पाकिस्तान द साल्ट रेंजेस इज़ लोकेटेड इन, यानी कि इस मैप के ऊपर जो साल्ट रेंजेस हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी? ए ऑप्शन है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो पंजाब का एरिया है इसके अंदर ये डी ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारी साल्ट रेंजेस खेवड़ा वगैरह माइन जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम 15th MCQ पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 15 में पूछा जा रहा है, लार्ज पावर प्लांट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड नियर रिवर प्राइमरीली बिकॉज दे रिक्वायर अ रिसोर्स फॉर। जो लार्ज पावर प्लांट हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो बहुत बड़ी होती हैं उन्हें रिवर्स के पास जो इंस्टॉल करने की क्या वजह होती है? डंपिंग साइट मिल जाए उनको? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो अलाउ नहीं होता कि रिवर के अंदर आप वेस्ट डंप करें। कूलिंग पर्पसेस, यानी कि अपने सिस्टम जो हैं उनके जो जनरेटर हैं इंडस्ट्री के लिए, जो बड़ी बड़ी मशीनरी है उसको कूल कर सकें वहाँ से वाटर को जो है यूज़ करके, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या एक्सेसिंग कमर्शियल मार्केट। तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सेस करना कमर्शियल मार्केट्स का पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है दरियाओं पे इतना ज़्यादा। तो कूलिंग पर्पस जो है वो इसका ट्रू ऑप्शन है। बी ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है, यानी कि अपनी जो मशीनरी है उस और डिफरेंट केमिकल्स को ठंडा रखने के लिए हम पानी जो है वो इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 16th MCQ पे मूव करते हैं।
16th MCQ के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक इमेज दिखाई गई है और इसके अंदर जो है वो वाज़े हमें ये नज़र आ रहा है कि आल्टीट्यूड के साथ साथ हमें जो है वो टम्परेचर चेंजेस और मॉइस्चर लेवल का जो डिफरेंस है वो दिखाया जा रहा है। तो ये जो फीचर्स हैं ये टोपोग्राफिक फीचर्स हैं और ये हम इनको जो ये फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट के डिपिक्ट करने में इस इमेज के अंदर वो टोपोग्राफिक रिलीफ में हम जो है स्टडी करेंगे या स्टडी करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है कि हम जो है आल्टीट्यूड के साथ देख रहे हैं कि टम्परेचर और बाकी जो कंडीशंस हैं मॉइस्चर वगैरह उसको डिफ़र होते देख रहे हैं। नेक्स्ट 17th MCQ पे अब मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर टर्म्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान मेनली बिकॉज द, यानी कि जो दरियाए सिंध है और उससे जो निकलते हैं बाकी जो वाटर बॉडीज़ उनको हम जो है पाकिस्तान की लाइफ लाइन कंसीडर करते हैं। उसकी जो मेन वजह है वो क्या है, तो support agricultural activity, help in increasing beauty of the area, assist the transpiration process for rainfall, supply water for hydroelectric generation। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक के लिए तो यूज़ नहीं किया जा रहा, मेन जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो दरियाए सिंध को यूज़ किया जा रहा है, तो इस वजह से इसे लाइफ लाइन भी बोला जाता है। ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है एन एरिया वेयर देयर इज़ इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर द पीपल कंप्लेंट अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ द नियर बाय लेक्स एंड रिवर। एरिया जहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर हो रही है उसकी लेक्स और रिवर्स के कंटेमिनेशन के बारे में पीपल जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं या करते हैं, तो उसकी क्या वजह है। द रीज़न फॉर द कंटेमिनेशन कुड बी द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, एक्सेसिव लेबर, हाई यील्डिंग सीड, क्रॉप रोटेशन। तो इनमें से एक ही चीज़ जो है वो मेनली जो है वो कंटेमिनेशन काज करेगी एक कमर्शियल एग्रीकल्चरल एरिया पे, वो है पेस्टिसाइड, यानी वहाँ पे पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं जिसकी वजह से कंटेमिनेशन हो रही है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। 19th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज नियर द कोस्ट द सिटी एक्स फेस एन इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द पोल्यूशन मेजरली इफेक्ट द। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक एक्स सिटी है उसके पास जो है इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कोस्टल एरिया पे लगाई गई हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। तो इस सूरत में मेजरली इफ़ेक्ट करेगा आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रीज़, एक्सेस टू सिविक फैसिलिटीज़, हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल, ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑन द नियर बाय सी पोर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हेल्थ जो कंडीशन है पीपल्स की उसको डिस्टर्ब करेगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। 19th का सी ऑप्शन आपने लगा लेना है। नेक्स्ट अब हम 20 MCQ को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट मिटिगेट द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करेगा। ट्रैवलिंग बाय बाइसिकल, बर्निंग कोल फॉर बारबेक्यू, वर्क फ्रॉम होम, यूजिंग क्लॉथ बैग्स। इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन आपको ट्रू लग रहा है जिससे हम मिटिगेट कर सकते हैं, जो नहीं करेगा, कैन नॉट मिटिगेट इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बर्निंग कोल फॉर बारबेक्यू जो है इससे नहीं होगा। ट्रैवलिंग बाय बाइसिकल से भी जो है कार्बन एमिशन नहीं होगा। वर्क होम से भी जो है वो कम पावर यूज़ होगी जब हम ट्रांसपोर्ट कम यूज़ होगी, और यूजिंग क्लॉथ बैग से भी हमें फ़ायदा होगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है, बी को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट है 21 सलमा। 21 MCQ में पूछा जा रहा है सलमा इज़ लोअर मिडिल क्लास हाउसवाइफ हु इज़ कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ environmental study in her graduation. With reference to given scenario, the practical solution that Salma can implement in her life would be। सलमा एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, उसने जो है वो स्टडी की हुई है इन्वायरमेंटल उस इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो प्रैक्टिकली अपने इर्द गिर्द माहौल को ग्लोबल वार्मिंग से क्या करके एज अ हाउसवाइफ बचा सकती है। ए ऑप्शन है यूज़ ऑफ 3R प्रिंसिपल, बी है इनिशियल लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है एक हाउसवाइफ के लिए। यूज़ विंड टर्बाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है।
लेमिनेट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, तो टोटल तौर पे लेमिनेट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो यूज़ ऑफ 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये 3R रूल जो है इसी को ही फॉलो कर सकती है। 22 MCQ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजर्व कैन लीड टू द रिड्यूस, यानी पाकिस्तान के अंदर जो एक्सप्लोरेशन है एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल है, इसका जो रिज़र्व हो सकता है वो रिड्यूस कर सकता है। क्या चीज़ इनमें से ऑप्शंस में से, तो ऑप्शंस में से आप देखें फॉरेन एक्सपेंडिचर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिपेंडेंस ऑफ फर्नेस सॉइल फॉर द पावर। तो फॉरेन एक्सपेंडिचर जो हैं इनको जो है वो रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 23। 23 MCQ में पूछा जा रहा है द एनर्जी क्राइसिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान फेसिंग रिसेंटली, टू ओवरकम द मेंशन प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल कैन। जो पाकिस्तान है उसमें एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। अवॉइड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनिशिएट डे लाइट सेविंग टाइम प्लान, यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कुकिंग पर्पज इन प्लेस ऑफ गैस, स्विच ऑफ होम अप्लायंसेस इंस्टेड ऑफ लीविंग दैम ऑन स्टैंड बाय। तो डी ऑप्शन जो है ये ट्रू है, इसको हम यूज़ करके कुछ एनर्जी जो है उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़, इसमें से कौन सी जो है वो कैश क्रॉप है, ग्राम, मेज़, बार्ले, कॉटन। तो ये जो ऊपर वाली तीनों हैं ये तीनों मोस्टली यूज़ की जाती हैं खाने पीने के लिए, अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो कॉटन है वो मोस्टली एज अ कैश क्रॉप ही यूज़ की जाती है। ख़ुद से कोई भी कॉटन से कपड़े नहीं बनाता, बल्कि इंडस्ट्री में को सेल करते हैं, वहाँ से फिर कपड़े वगैरह बनते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है, डी ऑप्शन को आपने मार्क करना है। नेक्स्ट है 25th MCQ। इसमें पूछा गया फार्मर इन सिंध हैज़ 2 acre ऑफ फ्लैट लैंड दैट हैज़ लोमी soil. He has planned to grow a crop that is required 25 to 35 degree Celsius throughout its vegetation growth. It need rainfall for more than 1520 millimeter annually. It required infrastructure of the road for early provision of raw material to the industry. A type of crop that can be grown by the farmer would be. बेसिकली उसने कुछ जो है वो हमें कंडीशंस दी हैं और हमने इन क्रॉप्स में से पहचानना है कि कौन सी क्रॉप जो है वो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो अच्छा ग्रो करेगी, यानी कि इन कंडीशन में बेहतर ग्रो कर सकती है। तो कंडीशंस हैं, लोमी सॉइल है यानी कि अच्छी जो है वो सॉइल है जिसके अंदर क्ले भी है और ह्यूमस भी है अच्छी मिकदार में। उसके अलावा जो टम्परेचर है वो 25 से 35 है और रेनफॉल जो है वो भी 1520 मिलीमीटर है। तो ये कंडीशन जो है वो बेस्ट हमें नज़र आ रही है और इसके लिए जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है। शुगर केन जो है इसके लिए ये तमाम कंडीशन जो है वेल सूटेड हैं और शुगर केन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिल्स तक हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर चाहिए होता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 26th MCQ पे। 26th MCQ में पूछा जा रहा है द फॉरेस्ट दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ इज़। तो जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही है फॉरेस्ट वो है कोनीफरस फॉरेस्ट। सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। इसका जो है पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है, बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी। 27th है, a family of 4 sons owned 1 acre of arable land. After the death of the father, the land was divided among his sons. As time went by, the land was further divided. Despite using different method and machinery for cultivation, there was a sharp decline in the agriculture production. यानी कि एक आदमी के पास जो था वो कुछ ज़मीन थी, उसके आगे से 4 बच्चे थे, वो ज़मीन 4 हिस्सों में डिवाइड हुई, फिर उन बच्चों के बच्चे हुए तो मज़ीद जो है ज़मीन डिवाइड होती जा रही है। अब ज़मीन डिवाइड हो रही है, मशीनरी भी अच्छी यूज़ की जा रही है, हर तरह से जो है मॉडर्न प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन उस ज़मीन की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। तो इसकी जो मेन रीज़न है उसको हमने जो है आइडेंटिफाई करना है, ऐसा क्या रीज़न है।
तो यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड उन्होंने बताया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मॉडर्न मशीनरी भी यूज़ की जा रही है। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यूज़ ऑफ मशीनरी, लॉस ऑफ लेबर। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया है, फ्रेगमेंट्स बन गए हैं लैंड के काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 28th MCQ पे। इसमें पूछा गया हमजा लैंड विच वाज अफेक्ट बाय वाटर लॉगिंग नाउ हैज़ वाइट पैचेस ऑन द लैंड एज द वाटर हैज़ एवेपोरेटेड येट द लैंड इज़ अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि हमजा की जो ज़मीन थी वो उसमें वाटर लॉगिंग थी, यानी कि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा था। और एक जो है इसे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी ज़मीन है जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब पानी वहाँ से वेपोरेट हो गया और वाइट पैचेस हैं। वाइट पैचेस जो हैं वो मोस्टली साल्ट के ही होते हैं। तो कौन सा मेजर जो है वो हमजा इसमें से फॉलो करके और लैंड को जो है वापस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बना सकता है? इंस्टॉल ट्यूबवेल, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, पानी तो ऑलरेडी वेपोरेट हो गया। प्लान हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड, या रिपेयर पेरेनियल कैनाल फॉर द सीपेज, या यूज लाइमस्टोन ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। तो जो यहाँ पे ऊपर वाले तीनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास हमें उसी का ही जो है वो वाटर लॉगिंग का ही हल दे रहे हैं। डी ऑप्शन जो है ये हमें बता रहा है कि उन पैचेस को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। यूज़ ऑफ लाइमस्टोन ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, इससे जो है पीएच वगैरह भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। रीड द फॉलोइंग फीचर। 29th MCQ है, मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि सही से जो है वो सारा रीडेबल हो। Read the following feature irrigates vast area, difficult to maintain, high initial investment cost, major supplier of hydroelectric power. All of these are the feature of. इनमें से किसके ये फीचर हैं? इरीगेट वास्ट एरियाज, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डैम्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है और इरीगेट भी करते हैं, मेजर सप्लायर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी डैम से ही आती है। तो ए ऑप्शन जो है 29th का वो हमारे पास ट्रू है, यानी कि डैम्स, ये तमाम डैम्स के फीचर लिखे हैं। 30 है द नेचुरल फैक्टर दैट इज़ एसेंशियल फॉर सबसिस्टेंस लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज़ ग्रेजिंग फील्ड फॉर फूडर, लेबर फॉर मिल्किंग एंड शेयरिंग, वेटरनरी फैसिलिटी फॉर एनिमल, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर एनिमल। तो ग्रेजिंग फील्ड्स जो हैं वो लाइफ स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ए ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। तो ये था आज का हमारा MCQ का पेपर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मैंने जो है वो पेपर 2 की वीडियो भी अपलोड कर दी है, काफ़ी लेट टाइम मिला है तो वैसे लेट की है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख लें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।